नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ईरान इजराइल जंग में एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत का चुप रहना उसे कमजोर बनाएगा। ये बहुत हैरानी की बात है कि भारत पश्चिम एशिया की उथल पुथल में अपनी वो भूमिका नहीं निभा पा रहा जो वो हमेशा से निभाता आया है। गाजा में बेगुनाह नागरिकों को मारने के बाद इजराइल लगातार अलग अलग देशों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन कोई नहीं समझता कि भारत इस मुद्दे पर चुप क्यों है। वहीं कांग्रेस के ही सीनियर नेता शशि थरूर जंग पर पीएम मोदी के स्टैंड और उनकी कूटनीति की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इधर वक्फ को लेकर भी कांग्रेस में एक बड़े विरोध की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर राहुल गांधी की बैठकों का दौर भी जारी है। तो कैसे ईरान इजराइल जंग पर बटी है कांग्रेस, क्या है वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस की तैयारी, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी या कहें कि पूरी कांग्रेस पार्टी आखिर कहना क्या चाहती है, क्यों इजराइल और ईरान जंग को लेकर कूटनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं वो तो खुद राहुल गांधी को भी पता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जब मुंह खोल देते हैं उसके बाद सोचते हैं कि हमें कहना क्या था, हमने तो बोल तो दिया, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था ये पता नहीं है। मकसद एक पता है कि मोदी को घेरना है, भारत के कूटनीतिक असफलता की बात करनी है, विफलता की बात करनी है, हिंदुस्तान के अंदर अराजकता का माहौल क्रिएट करना है। एन केन प्रकारेण सरकार को ये दिखाने की कोशिश करनी है कि आप जो स्टैंड ले रहे हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इससे हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हैं जी, और हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हैं। अभी जो कांग्रेस ने बोला कि जिस तरीके से एशिया में और पश्चिम एशिया में फिर मिडिल ईस्ट में हंगामा चल रहा है, इजराइल मनमानी कर रहा है, ट्रंप के खिलाफ भी कांग्रेस की तरफ से बोला गया कि ट्रंप ने क्यों, यूएस ने क्यों स्ट्राइक किया, क्यों हमले किए ईरान के ऊपर, और इजराइल अपनी मनमानी में लगा है, पहले गजा में मारा फिर अब उसके बाद ईरान पर मार रहा है जी। और भारत इस पर चुप बैठा हुआ है। पता नहीं कांग्रेस वालों को ये पता ही नहीं होता कि भारत चुप नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी चुप नहीं है। बिल्कुल। जब ये इजराइल ने हमले शुरू किए ईरान के ऊपर, उसके बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने फोन किया, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई, उन्होंने सारी स्थितियों को बताया कि देखिए ये हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, वह उसके टेरर कैंप पर हमले किए, अटैक किया, और उसी तरीके से हम भी उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गजा में ये हमास के खिलाफ, हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की, और वहां चूंकि अभी तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ तो इसलिए हमने उसके खिलाफ अभी कार्रवाई जारी रखी है। दूसरी तरफ यही हिजबुल्लाह हमास को समर्थन देने वाला ये ईरान, जो कि परमाणु शक्ति डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर बम बनाने के करीब बैठा हुआ है, और वो ईरान उस हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट केवल पैसे से नहीं करता, उसको मिसाइल देता है, उसको ड्रोन देता है, और उसी मिसाइल और ड्रोन से हमारे ऊपर हमले होते हैं। हमास वही काम करता है। तो इसलिए हमने ईरान के ऊपर अटैक किया है, भारत से सपोर्ट की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, युद्ध ज्यादा समय तक नहीं चलनी चाहिए, समाधान ये नहीं है। और ईरान ने वही बात कही थी और इजराइल ने भी वही बात कही थी जो कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कही। इजराइल ने सीधे तौर पर कहा कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, क्योंकि हमें ये पता है कि परमाणु बम बनाकर हमारे खिलाफ उपयोग कर सकता है। हमने ईरान को ये बताया कि तुम अगर आतंकियों को संरक्षण दोगे, पैसे दोगे, हथियार दोगे, तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एटम बम तो नहीं बनाने देंगे। और उसके बाद इजराइल ने वही बात कही कि ईरान अगर रिटेलिएट नहीं करता, फिर से हमले नहीं करता, हमारे खिलाफ हमले नहीं करता, तो हम आगे से हमला भी नहीं करेंगे, और वो ये वादा कर ले कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। ये दो बातें तो थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, क्योंकि 2005 से ही कांग्रेस ने भी स्टैंड क्लियर किया था। ये पहले जो यूएन में जितने प्रस्ताव ईरान के खिलाफ आते थे परमाणु बम बनाने को लेकर, उसमें भारत वोटिंग से बाहर होता था। 2005 में तो यूपीए की सरकार थी और इसने सीधे 21 देशों के साथ मिलकर
परमाणु संयंत्र के लिए और परमाणु फैसिलिटी विकसित करने, परमाणु बम बनाने के जो ईरान के खिलाफ रिजोल्यूशन आया था, एनपीटी में भी आया था, और उसका भारत ने विरोध किया था, उसके खिलाफ वोटिंग की थी ईरान के खिलाफ, उस समय से यह स्टैंड चलता आ रहा है। और मोदी ने भी अपने तरीके से कहा है कि भाई अगर ईरान को लगता है, ईरान बार बार दो तरफी बातें कर रहा है, एक तरफ कहता है कि नहीं नहीं हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं, यूरेनियम संवर्धन मेरा शांतिपूर्ण कामों के लिए है जी। भारत और अमेरिका के बीच भी परमाणु संधि हुआ है, उसमें ये परमाणु फैसिलिटी देता है शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, एनर्जी के लिए। लेकिन ये जो ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, उसके भीतर अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश कर रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को अपने यहां एक्सेस दे। और यही बात ईरान ने जब फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को, ईरान के राष्ट्रपति ने 2 दिन पहले फोन किया है, और उस फोन में उन्होंने वहां का अपडेट बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। फिर पीएम मोदी की तरफ से कल ही जवाब आया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि यह युद्ध जारी नहीं रहना चाहिए, डी एस्केलेशन की बात। अब ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात कर लेते हैं, जो कांग्रेस को या तो समझ नहीं आता या फिर यहां पर जो हर अलग अलग जगहों पर गजा के समर्थन में, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस प्रदर्शन को धार देने के लिए और कांग्रेस को यह बताने के लिए कि कांग्रेस भारत के मुसलमानों के साथ, दुनिया के मुसलमानों के साथ, सब मुसलमानों के साथ खड़े ही है, इसीलिए हम यहां के मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, वो हमें सपोर्ट करें। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने भी डी एस्केलेशन की बात की। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष चला था, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, उसके ये जितने भी टेरर ठिकाने थे उसके ऊपर हमले किए, तो पूरी दुनिया से क्या प्रतिक्रिया आई? सब देशों ने डी एस्केलेशन की बात की। पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के जो थे वो चीन जैसा देश था, तुर्की जैसा देश था, जो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था और डायरेक्टली सामने नहीं आ रहा था। वही कूटनीति भारत और पाकिस्तान के बीच भी रही। दुनिया के सारे देशों में, अमेरिका भी बीच बचाव करने की स्थिति में आया क्या कि अब ये युद्ध लंबा नहीं खींचना चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से यानी कि उसके डीजीएमओ ने फोन करके बातचीत की। क्या ईरान ने ऐसा किया है? क्या इजराइल ईरान के बीच वैसी बात हुई है? क्या ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार है? तो ऐसे में भारत क्या करेगा, चीन क्या करेगा, रूस क्या करेगा? क्योंकि अटैक ईरान पर हुआ है तो ईरान को आगे सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी नीति अपनाएं। अगर यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ तो इस युद्ध में भले ही पूरी तरीके से पश्चिमी यूरोप के देश या अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन क्या पश्चिमी जो यूरोप है उसके किसी देश का फाइटर जेट मिसाइल अपने देश से रूस के ऊपर दागा, बीच में आया, सहायता किया, यूक्रेन को हथियार दिए? लेकिन क्या अमेरिका अपने फाइटर जेट, अपने बम्बर, अपने जितने ये जो मिसाइल हैं रखे हुए, उसने रूस के खिलाफ आक्रमण किया? नहीं किया। अब तक यूक्रेन और रूस के युद्ध में मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से रुक जाए। और यही जब पुतिन ने बात कही तो अमेरिका की तरफ से यही जवाब आया कि पहले आप यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध को देखो, हम लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया, ये हमारे खिलाफ है। ईरान अगर परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे नहीं बनाने देंगे। और कौन सा देश ऐसा है जो ईरान के परमाणु बम बनाने को लेकर उसका सपोर्ट कर रहा है? तो भारत क्यों करे सपोर्ट? तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीति होनी चाहिए वो भारत निभा रहा है। चीन चाहे तो चीन अपना झगड़ा करे, अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो, तुर्की चाहे वो युद्ध करे, इजिप्ट चाहे युद्ध करे, पूरे मिडिल ईस्ट के देश बैठकर तमाशा देख रहा है जिसके साथ ईरान का इतने बेहतर संबंध हैं। मुस्लिम देश, इस्लामिक कोऑपरेशन ये जो है सबका, वो 57 देश ओआईसी के कौन से सपोर्ट में आए हुए ईरान के? तो ये जो कांग्रेस की बातें हैं कि भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए, भारत चुप नहीं है। भारत अपने कूटनीतिक स्तर पर प्रयास कर रहा है और जो बात करनी चाहिए वो कर रहा है। पीएम मोदी वही बात बोल रहे हैं, लेकिन इनको दिक्कत हो रही है कि भारत जबरदस्ती इजराइल और ईरान और अमेरिका इन तीनों के बीच सामने आ जाए और ईरान का सपोर्ट कर दे। गजा में
सपोर्ट कर दे फिलिस्तीन का, इजराइल का दुश्मन बन जाए। इजराइल हमारा डिफेंस पार्टनर है। इजराइल ऐसे समय में भी डिफेंस टेक्नोलॉजी हमें दे रहा है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। तो हम दोनों के बीच ये तय करेंगे कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि एक तरफा एक देश के साथ चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में कल अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो यही सारे देश कहेंगे कि उस समय तो तुम ईरान के खिलाफ थे, ईरान पर स्ट्राइक हुआ तो ईरान के साथ खड़े हो गए, तो तुमने पाकिस्तान के खिलाफ किया है तो पाकिस्तान के साथ हम लोग खड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान भारत पर हमले करने की औकात नहीं रखता, वो वैसे ही ये ऐसे संगठनों को सपोर्ट करता है, आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता है जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है, भारत में हमले करवाता है। भारत मजबूर होकर पाकिस्तान के उन टेरर कैंप के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो ये पूरे आगे के भविष्य की कूटनीति है, लेकिन ये कांग्रेस इस बात को समझती नहीं, इसलिए परेशानियां पैदा हुई है। कांग्रेस का स्टैंड अपनी जगह है और पार्टी में विस्फोटक की स्थिति है। क्या कहा शशि थरूर ने, जो पिछले 3 दिनों से शशि थरूर ने बोला है, 3-4 दिनों से। पहले उन्होंने कहा कांग्रेस से हमारा मतभेद है, कांग्रेस से मतभेद होने का मतलब है हम कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं जी। हमें वो बुलाता नहीं, हम प्रचार करने केरल में भी नहीं जा सकते, स्टार प्रचारक की लिस्ट से गायब रखते हो, पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाता है तो भाई किसी पार्टी को कहा जाएगा कि अपने लोगों को बताइए किसको देना है, लिस्ट दीजिए, वो हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, मीडिया में बोलने के लिए अधिकृत करते नहीं हैं, प्रमुख प्रवक्ता नहीं बनाते, तो हम क्या करेंगे। यानी मतभेद है, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव में हम खड़े हुए हैं मतभेद है। उसके बाद वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को प्राइम एसेट बताते हैं हिंदुस्तान का, भारत का। इसका मतलब है कि पूरी तैयारी हो चुकी है, शशि थरूर अपने ग्रुप के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ट्यूनिंग है पिछले कुछ महीनों से ज्यादा बढ़ी है। जब वो केरल भी गए थे, तिरुवनंतपुरम गए थे, तो उस समय भी मंच पर शशि थरूर थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि देखो ये तस्वीर है जो कई लोगों के रात की नींद उड़ा देगी। तो मतलब आगे कांग्रेस के अंदर विस्फोट होने वाला है इन्हीं रवैयों के कारण, इसलिए परेशानियां राहुल गांधी के अंदर बढ़ रही है। वक्फ को लेकर भी बताया जा रहा है कि एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर जो खबरें आ रही हैं वो क्या हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, कई जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका फायदा उठाने की कोशिश ये लोग भी करेगा जी। जो अभी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कुछ संगठनों ने अपने अपने तरीके से प्रेस ब्रीफिंग की और एक मीटिंग चल रही थी। बिहार में 29 जून को पटना के अंदर बड़े विद्रोह की तैयारी है, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कुछ मुस्लिम न चल जाए, चिराग पासवान के साथ न चल जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं ही जाएगा। तो इसलिए ये आपस में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पीएम मोदी के कई दौरे हो गए, राहुल गांधी के दौरे हुए, इसीलिए पहले कुछ संगठन कर रहे थे, फिर पिछले दिनों इंडी अलायंस की बैठक हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मीटिंग अब होनी चाहिए और 29 जून को जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर ये प्रदर्शन किया जाने वाला है, सारे मुस्लिम संगठन बिहार के हैं, उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने ये बात बताई, पिछले दिनों मीटिंग हुई और राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि अभी के समय में एक तो इजराइल, ईरान, गजा, फिलिस्तीन के मुद्दे पर हिंदुस्तान के मुसलमान थोड़े नाराज चल रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और इसमें अगर वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा ले आए तो एक बड़े हंगामेदार प्रदर्शन हो सकता है, जैसे सीएए के खिलाफ हुआ था। देश में दंगा फसाद होगा, हंगामा होगा, कुछ और दंगे होंगे जैसे दिल्ली में हुआ था सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समय। तो ऐसे होंगे, अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश हो और फिर ये बोलेंगे पीएम मोदी से देश नहीं संभल रहा है। ये पूरी स्ट्रेटजी इनके पूरे देश में अराजकता पैदा करने की है। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस इतना परेशान क्यों है?
जब देश की तमाम पार्टियों को एकजुट होकर देश की विदेश नीति का साथ देना होता है, तभी कांग्रेस मोदी विरोध में अलग राह पकड़ लेती है और देश विरोधी ताकतों को हवा देती है। वहीं वक्फ को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति सवालों में है। वक्फ पर मुस्लिम संगठनों के साथ खड़ी कांग्रेस की अब जमकर आलोचना भी हो रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।